697 मैं एकांश को सब कुछ बता दूंगा। सौम्या फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर वापस उतर आई थी। ओब्रॉयस की आधी दौलत ही सही, अगर उसके नाम हो जाए तो अपनी पूरी जिंदगी बिना कमाए प्रिंसेस की तरह गुजर सकती है। यही सोचकर वो एकांश ना सही, अब मिहिर को फंसाना चाहती थी। सौम्या आज सुबह सुबह ही बन ठन कर तैयार हो गई। उसने लाइट ग्रीन कलर का जालीदार प्रिंटेड मिनी बेबी फ्रॉक पहना हुआ था। उसने अपने बाल खुला छोड़े हुए थे और हाथ में गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत डायमंड जड़ा हुआ ब्रेसलेट पहना हुआ था। कानों में बेहद खूबसूरत टॉप और डीप गले वाले ड्रेस के ऊपर एक पतली सी चेन गले में पहनी हुई थी। होठों पर बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक के साथ उसका लुक बेहद बेहतरीन लग रहा था। लेकिन वो अमृता जी के से बचते बचते मिहिर के कमरे की तरफ जा रही थी। किसी तरह सौम्या मिहिर के कमरे के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसके कमरे में कोई नहीं है। सौम्या धीमे से खुद ही कमरे को देखते हुए बोली, अंडस को अब ये मिहिर कहाँ चला गया? मुझे जल्दी से जल्दी इससे शादी की बात करनी होगी। मॉम से वैसे भी एकांश के हाथ से निकल जाने की वजह से बहुत ज्यादा डांट सुन चुकी हूँ मैं। और वैसे भी मुझे एकांश पसंद तो था, लेकिन उस खड़ूस के साथ कोई लड़की कैसे रह सकती है? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को उसमें इग्नोर किया और उस बहन जी टाइप अनिका से उसने शादी कर ली। What the fuck, सोचकर भी अजीब लगता है। जो भी हो, मिहिर की किस्मत तो चमक ही जाएगी। आफ्टर ऑल मैं जो उसे मिलने वाली हूँ। लेकिन ये गया कहाँ बेवकूफ। वैसे तो सबके सामने मेरे पीछे पड़े रहता है और अब अकेले में उसे रिझाने आई हूँ तो खुद ही गायब हो गया। बाहर जाकर देखती हूँ, सौम्या कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी अचानक ही वो मिहिर से टकरा गई। सामने मिहिर था, जो हाथ में शेकर लिए जिम से वापस आया ही था। उसकी नजरें अचानक ही सौम्या के चेहरे पर गई और वो उसे देखा ही रहा। सौम्या भी मुस्कुराते हुए अपने बाल सही करते हुए मिहिर को अपना पूरा लुक देने लगी। सौम्या की खूबसूरती देख मिहिर के दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और सौम्या को एक नज़र देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, अंडस को सौम्या तुम यहाँ मेरे कमरे में, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? बस एक कॉल कर दिया होता, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता। सौम्या मुस्कुराते हुए मिहिर के चेहरे के किनारे पर अपनी उंगलियां चलते हुए बोली, अंडस को क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती क्या मिहिर? इतना सुन मिहिर की स्माइल और बड़ी हो गई और वो जल्दबाजी में सौम्या से बोला, अंडस को हाँ हाँ क्यों नहीं सौम्या, तुम मेरे कमरे में कभी भी आ सकती हो। वो आज अचानक से तुम पहली बार यहाँ आई तो। तभी सौम्या मिहिर के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलते हुए उसके चेस्ट पर अपने हाथ रब करते करके मदहोशी भरी आवाज में बोली, अंडस को तुम कितने फिट हो मिहिर, आई लव योर बॉडी। काश तुम्हारी ये बॉडी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाती। सौम्या के मुंह से ये सब सुन मिहिर के तो मानो तोते उड़ गए और वो आंखें बड़ी करके सौम्या को देखते हुए बोला, अंडस को सौम्या क्या तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो? सौम्या अपनी गर्दन टेढ़ी करके मिहिर को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अंडस को या मिहिर, तुम्हें इतने दिनों से समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस घर में क्यों हूँ? जस्ट बिकॉज तुम मुझे पसंद हो और मैं अब इस घर से कभी नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ शादी करके। फिर सौम्या मिहिर के कमरे पर नजर घूमते हुए दोबारा बोली, अंडस को इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। हम दोनों की चॉइस बहुत ज्यादा मिलती है ना? हमें क्लब जाना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, फन करना पसंद है और ये सब मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ लाइफ टाइम। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अचानक सौम्या के बात से मिहिर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो तो
पहले से ही चाहता था कि वो सौम्या को अपनी लाइफ पार्टनर बनाए, और सौम्या खुद चलकर उसके पास आई है। उसने जल्दी से हाँ में सर हिला कर दिया और सौम्या की तरफ झुककर उसे कसके गले से लगा लिया। मिहिर से महसूस करने लगा, साथ ही पूरे दिल से सौम्या से बोला, अंडरस्को आई लव यू सौम्या, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से चाहता था, बस डर रहा था कि कहीं तुम मेरे प्रपोजल को मना ना कर दो। कहते हुए मिहिर ने सौम्या के कंधे पर जोर से किस कर दिया। वही सौम्या मिहिर की बाहों में अपना मुंह बन रही थी और मन ही मन बोली, अंडरस्को छी, कितने गलत टाइम पर इसके कमरे में आ गई मैं। ये जिम से वर्कआउट करके आया है और इसके पसीने की बदबू, याक, कितनी स्मेल आ रही है इसकी बॉडी से। मुझे नहीं पता था मुझ जैसी रोमांटिक मूवीज की हीरोइन अपनी जिंदगी के लव की जर्नी इतने बैड स्मेल के साथ शुरू होगी। अब जो भी हो सौम्या, यही तेरा मुर्गा था बनेगा और तुझे ओबरॉयज की दौलत दिलाएगा। सौम्या जल्दी से मिहिर से दूर हुई और झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, अंडरस्को मिहिर तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम बाहर लंच करने चलेंगे और अच्छे से परफ्यूम लगा लेना। हाँ, और हाँ, बॉडी वॉश थोड़ा अच्छे से लगाना। मैं चलती हूँ, कहकर सौम्या मिहिर के बगल से निकलकर कमरे से बाहर चली गई। इधर मिहिर सोच में डूबते हुए खुद से बोला, अंडरस्को अच्छे से बॉडी वॉश यूज कर लेना और परफ्यूम लगा लेना, इसका मतलब क्या हो सकता है? कहीं शादी से पहले ही तो सौम्या मेरे साथ। ये सोच मिहिर खुशी से उछल पड़ा और शर्माने लगा। इधर तुषार रिया के घर पर वापस आया था और बड़बड़ाते हुए वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मुझे वो फाइल लेकर जल्दी से पठान के पास जाना होगा। जल्द से पीछा छुड़ाना है मुझे इससे, वरना अगर एकांश को इस बारे में पता चल गया तो बिना वजह पूछे ही मुझे गोली से उड़ा देगा और गोली न जाने कहाँ कहाँ मारेगा। वैसे ही उसका इतने टाइम से शांत रहना मेरे दिमाग में भी रिया की तरह खटक रहा है। कहते हुए मिहिर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी वो अचानक ही किसी से टकरा गया। तुषार के हाथ से उसका फोन छूटते छूटते बच गया। नजरें उठाकर तुषार ने जब सामने देखा तो सामने सौम्या थी, जिसे देखते ही तुषार का खून खोल गया और वो दांत पीसते हुए सौम्या को देखकर बोला, अंडरस्को जंगली चुड़ैल, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी मेरा फोन गिर जाता और मैं ही मिला था तुझे टकराने को। सौम्या भी अच्छे खासे मूड में थी, लेकिन तुषार को देखकर उसका भी पारा हाई हो गया और वो भी खुन्नस खाते हुए तुषार को आंखें दिखाकर बोली, अंडरस्को अबे चुप हो जा गटर के कीड़े, बहुत दिन तेरी बकवास सुनी मैंने, लेकिन अब नहीं, और आंखें तेरे पास भी है, देखकर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था क्या? सौम्या का जवाब सुन तुषार सौम्या को उंगली दिखाते हुए बोला, अंडरस्को जो तेरा गंदा सा थोबड़ा है ना, इस पर एक जोर का पंच मार दूंगा अभी। मैं लड़की और लड़के में फर्क नहीं समझता, ज्यादा बकवास तेरे मुंह के लिए हानिकारक हो सकता है, बॉलीवुड की डायन। चल हट अब आगे से, और कब तक हराम का खाएगी, अपने घर चली जा। सौम्या अंडरस्को शट अप, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, सो अपनी औकात में रहो। तुषार आगे सौम्या को कुछ और खरी खोटी सुनाता उसका कॉल आ गया और वो एक नज़र सौम्या को देखते हुए बोला, अंडरस्को तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा चड़ैल। तुषार कॉल रिसीव करके जल्दी से अपने कमरे में चला आया और दरवाजा बंद करके कॉल पर बोला, अंडरस्को तुमसे मैंने कहा था ना मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना जब तक मैं खुद तुम्हारे आदमी को मिलने के लिए प्लान फिक्स करने ना बोलूं। यहाँ मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ती जा रही है। फोन की दूसरे तरफ से पठान बोला, अंडरस्को अच्छा हुआ मैंने तुम्हें दोबारा कॉल कर लिया। और काहे का आदमी, रॉ वालों ने
पकड़ के 4 डंडे उसके पिछवाड़े पर लगाए और उसने मेरा पता ठिकाना और आगे के टेररिस्ट अटैक सबके बारे में बता दिया। मैं जानता हूँ, इसके पीछे एएसओ का हाथ है। उसे तुम्हारे साथ मिलकर मैंने मरवाया था ना। अब वो कहीं से भी खोज के बस मुझे मौत देना चाहता है। बहुत बड़ा गेमर है वो, आम जिंदगी जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मेरे पीछे उसने अपने कुत्ते छोड़े हुए हैं। अगर मैं फंसा ना, तो तुम्हारा नाम भी लूंगा मैं, बता देता हूँ। मेरी बीवी गैर मुल्क में आतंकवादी गिरोह में फंसी है। मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे हिंदुस्तान मुल्क से बाहर निकलवाओ, वरना मैं एकांश को तुम्हारा सच बता दूंगा कि किस तरह तुमने धोखे से उसे मारा था। तुषार पठान की धमकी सुन बोला, अंडस्को, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। करता हूँ तेरे बाहर जाने का इंतजाम, रुक 12 बजे तक। इधर अनिका अपने कमरे में ही जल्दी जल्दी धूस धूस कर नाश्ता कर रही थी और एकांश उसके सामने बैठे उसे ही कब से देख रहा था। अनिका ने जूस जल्दी से खत्म किया और एक सांस लेते हुए बोली, अंडस्को, हो गया, अब चलो। एकांश अनिका का हाथ पकड़े मेंशन से बाहर ले आया और गाड़ी में उसे बैठाते हुए खुद ही कार ड्राइव करने लगा। अनिका आगे वाली सीट पर एकांश के साथ बैठी थी और बिल्कुल चुपचाप थी। तभी एकांश ने गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और सॉन्ग बजा, अंडस्को। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने, कैसे किया रे? जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। ये सॉन्ग अनिका को कुछ याद दिला रहा था, एकांश के साथ हुआ अपना वो एक्सीडेंट जिससे पहले अनिका ने ये गाना सुना था। अनिका ड्राइव कर रहे एकांश को गौर से देखने लगी। एकांश बिना अनिका की तरफ देखे ही उससे बोला, अंडस्को, क्या पूछना है? अनिका असमंजस में पड़ गई, आखिर पूछे तो क्या पूछे, और उसने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, अंडस्को, कुछ नहीं। थोड़ी देर में एकांश ने माथुर निवास के सामने गाड़ी रोक दी और अनिका पूरी एक्साइटमेंट के साथ गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी एकांश ने अनिका का हाथ झटके से पकड़ उसे खींच के दोबारा उसकी सीट पर बैठा दिया। अनिका हैरत से एकांश को देखे बोली, अंडस्को, क्या कर रहे हो? छोड़ो, जाने दो मुझे। एकांश, अंडस्को, नहीं, ऐसे नहीं। एक तो सीधे सीधे तुम्हें यहाँ आने दिया और तुम ही की चुपचाप भाग रही हो। अपने पति को बाय नहीं बोलोगी? अनिका राहत की सांस लेकर एकांश से मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को, बस इतनी सी बात। BYY, फिर मिलेंगे, अब जाने दो। एकांश, अंडस्को, ओह, वाइफ हस्बैंड को ऐसे बाय नहीं बोलती, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बोलकर एकांश के अनिका के जबड़े को पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके होठों को देखते हुए अचानक ही अपने लिप्स उसके लिप्स से जोड़ लिए और उसे आंखें बंद करके किस करने लगा। अनिका की आंखें अभी भी हैरत से खुली थी, मगर एकांश के होठों की कैद में वो बस चुपचाप रह गई। अनिका एकांश के कंधे पर अपना हाथ रख अब बस इंतजार कर रही थी कि कब एकांश उसे छोड़ेगा और वो घर के अंदर जाएगी। इधर अर्जुन भी एकांश की गाड़ी का पीछा करते हुए माथुर निवास तक पहुंच गया और एकांश की गाड़ी को देखते हुए बिरजू से बोला, अंडस्को, ये ससुरी अनिका माथुर ओबरॉय जो भी है, एक पल भी अकेली क्यों नहीं मिलती? अब तो इसके घर में घुसकर इसे उठाना होगा। आगे जारी है। CH98 शोक्ड तुषार। एकांश ने गुड बाय किस बोलकर अनिका को गाड़ी में ही डीप किस कर लिया। एकांश की किस खत्म हुई ही नहीं थी। अचानक से अनिका ने एकांश को धक्का दे दिया और खुद से दूर कर दिया। वो
माथुर मैंशन के दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां से वीर अपने बाइक की चाबी उंगली में घुमाते हुए बाहर निकल ही रहा था। गहरी सांस लेने लगी। इधर एकांश के चेहरे पर अनसेटिस्फाइड वाला एक्सप्रेशन था, जिसके साथ वो अनिका को घूर रहा था। एकांश ने वीर को नहीं देखा था। उसकी नज़र अब भी अनिका पर ही टिकी हुई थी और उसके आंखों में गुस्सा था। तभी अनिका एकांश को देखकर समझ गई कि वो क्या सोच रहा है, और उसने जल्दबाजी में एकांश से कहा, अंडस्को, अरे इतना गुस्सा मत होकर दिखाओ, सामने देखो, मेरे वीर भाई आ रहे हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हो तुम तो, अगर वो देख लेते तो। अनिका की बात सुनकर एकांश ने सामने से आते वीर को देखा है और वो कुछ नहीं कहता का। अनिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है। इधर वीर भी जब अनिका को देखता है तो जहां खड़ा था वहीं खड़े रह जाता है। आनी दौड़ते हुए वीर के पास जाकर उसके गले से लग जाती है। वीर भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था अनिका को देखकर। उसने अनिका को गले से लगाते हुए खुशी से कहा, अंडस्को, पिंक पैंथर, तू खुद आ गई, मैं तो तुझे ही लेने आ रहा था। तभी अनिका वीर से दूर होती हुई वीर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, अंडस्को, दे दिया ना झटका, आपसे पहले निकल गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब सब मिलकर बहुत मजे करेंगे, बिन्नी को भी कॉल करके बुला लेती हूँ, चलो अंदर चलते हैं। अनिका वीर का हाथ पकड़ कर उसे माथुर निवास के अंदर ले जाने लगी। तभी वीर की नज़र गाड़ी में बैठे एकांश पर पड़ी और वो अनिका को डांटते हुए बोला, अंडस्को, पिंक पैंथर, तुझ में अक्ल है या नहीं? तूने मिस्टर एकांश को वही गाड़ी में छोड़ दिया। इतना बोल वीर सीधा एकांश की गाड़ी के पास चला गया। अनिक पीछे से आते हुए वीर से बोली, भाई एकांश तो मुझे बस छोड़ने आए थे, वो वापस जा रहे हैं, उन्हें जाने दो ना, उनके पास संडे को भी बहुत ज्यादा काम रहता है। वीर अनिका को आंखें दिखाते हुए बोला, अंडस्को, तू चुप रहेगी? मिस्टर एकांश हमारे घर आते हैं कितनी बार है, जो मैं उन्हें इतनी आसानी से जाने दूं? वीर ने खुद एकांश की तरफ के गाड़ी का दरवाजा खोला और एकांश से पूरी इज्जत के साथ बोला, अंडस्को, मिस्टर एकांश, आप बाहर आए, हमारे साथ घर में चलिए, आप ऐसे बाहर से वापस नहीं जा सकते। एकांश एक्सप्रेशंस चेहरे के साथ वीर को एक नज़र देखते हुए बोला, अंडस्को, नहीं, मैं वापस घर जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो, मैं शाम को अनिका को लेने आऊँगा। तभी वीर जिद करते हुए बोला, अंडस्को, नहीं मिस्टर एकांश, अब आप अनिका को लेकर ही जाना और आप खुद देखना ये हमारा कितना खून जलाती है। ये सुन अनिका मुंह बनाते हुए वीर से बोली, अंडस्को, भाई, आप कितने झूठे हो ना, और कितनी बातें बना रहे हो मेरे पति के सामने, मैं आपको कितना परेशान करती हूँ। वीर अनिका को डांटते हुए बोला, अंडस्को, तू चुप कर, और फिर एकांश को देखते हुए बोला, अंडस्को, मिस्टर एकांश, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। एकांश एक नज़र अनिका को देखते हुए गाड़ी से बाहर निकल गया। एकांश इस वक्त वाइट कलर के शर्ट में था, जिसमें उसके बॉडी के उभार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, साथ ही उसने ब्लू जीन्स डाली हुई थी। इसमें ब्राउन लेदर जूते के साथ उसका लुक बेहद किलर लग रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकालकर अपने शर्ट का बाजू को हनी ऊपर टिक करते हुए फिर से अनिका को देखकर एक इविल स्माइल करने लगा, जिसे देख अनिका की आंखें बड़ी हो गई और अब मन ही मन जिद सोचने लगी, अंडस्को, अब धर की ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? इधर अर्जुन जो गाड़ी में बिरजू के साथ बैठे गाड़ी के आगे वाले जगह पर जोर से अपने हाथ का पांच मारते हुए बोला, अंडस्को, साला, ये घर के अंदर चली गई, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ने वाले, चलो बिरजू, इसके घर के अंदर जाकर इसे उठाकर लाते हैं, अपना भी भोकाल दिखा देते हैं।
कहते हुए अर्जुन गाड़ी से बाहर निकलने के लिए गेट खोलता ही है कि तभी बिरजू उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपनी सीट पर बैठाते हुए बोला, अंडस्को क्या कर रहे हो? और जो तुम्हारे दिमाग में जो खुराफात चलती है, जरूरी नहीं कि वो सब काम की हो, तुम्हें पता है। ये घर यहाँ के कमिश्नर का घर है। अनिका माथुर आनंद माथुर की भतीजी है और आनंद माथुर यहाँ का कमिश्नर है। उसके घर में अगर तुम घुसोगे तो न जाने कौन कौन सी दफा लगवा आएगा वो तुम पर, इसलिए थोड़ा संभला। हमें पता है तुम इन सब चीजों से नहीं डरते, लेकिन थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं ना। अपने आदमी लगा देते हैं इनके पीछे, खुद माथापच्ची मत करो। तुमसे वादा करते हैं हम कि ये लड़की आज रात हमारे ठिकाने पर मिलेगी तुम्हें, तब तक चलो थोड़ा मौज ले लेते हैं। वीर अनिका और एकांश को लेकर घर के अंदर आ गया। अंदर जाते ही सोफे पर बैठी अपने लैपटॉप में अपने होटल के न्यू के प्रोजेक्ट तैयार कर रही है सुनीता जी एकदम से अनिका और एकांश को देखकर उठ खड़ी हुई और अपना लैपटॉप टेबल पर रखते हुए अनिका के पास आके जिद उसके गले लग गई। अनिका मेरी बच्ची, कैसी है तू? अनिका कपूर एक्साइटमेंट के साथ सुनीता जी को देखते हुए बोली, अंडस्को एकदम मस्त टकाटक हूँ चाची। सुनीता जी एकांश को हेलो बोलते हुए उनसे उनका हाल चाल पूछती है। एकांश भी एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे के साथ अपना सर जामे मिलकर बोला, अंडस्को आई एम फाइन। सुनीता जी अनिका से बोली, अंडस्को अरे बेटा तुम लोग कमरे में जाओ, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। इतने में रागिनी और वेदांश भैया भी मार्केट से वापस आ जाएंगे, फिर सब मिलकर हाल में खूब सारी बातें करेंगे। अनिका एकांश को अपने कमरे में ले आई। एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ जैद अपने जेब के दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए अनिका का एकांश वह जोर से और उठकर बेड पर बैठ गई। कमरा नजरें घुमाकर निहारने लगा। कमरे में अनिका की बेहद खूबसूरत फोटोज थी, जो कि काफी अच्छे तरीके से दीवारों पर सजाई गई थी। उनमें से कई फोटो में अनिका के साथ आरव था। एक फोटो एकांश की नजर में आई, जिसमें आरव ने अनिका के गालों पर किस किया था। उस फोटो पर नजर जाते ही एकांश उसे फोटो के और करीब जाने लगा। अनिका अपने प्यारे प्यारे बड़े बड़े टेडीज को आंखें भर कर देख रही थी, इसलिए उसकी नजर एकांश पर नहीं गई। एकांश उस फोटो फ्रेम पर अपना हाथ लगाते हुए अनिका के चेहरे को छूने लगा और उसे किस करते आरव की शक्ल देख एकांश गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने प्रेम उतारकर एक ही झटके में फर्श पर जोर से पटक दिया। उसके चेहरे पर टूटे हुए कांच को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। इधर अनिका जब फर्श पर देखती है तो बिखरे हुए कांच को देखकर और अपनी और आरव की फोटो को देखकर एकांश से बोली, अंडस्को ये क्या किया तुमने? मेरा इतना प्यारा फोटो फ्रेम तोड़ दिया। एकांश ने डेविल स्माइल के साथ फर्श पर पड़े फोटो को उठाकर अचानक से उस फोटो के दो भागों में फाड़कर अलग कर दिया, जिससे अनिका और आरव फोटो में एक दूसरे से अलग हो गए। अनिका घूरते हुए एकांश को देखने लगी। एकांश अपनी स्माइल और बड़ी करते हुए अनिका के और करीब जाकर अनिका की गर्दन पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अंडस्को ये फोटो अच्छी नहीं थी स्वीट हार्ट। वेरी बैड पिक्चर। अनिका हैरत से एकांश का टॉक्सिक बिहेवियर को देख रही थी। इधर तुषार करेक्ट 12 बजे पठान से मिलने होटल ब्लू स्काई में पहुंच गया। रूम नंबर 302, जिसमें पठान ने उसे मिलने बुलाया था। तुषार वहां आके गेट नॉक करता है। अंदर से दरवाजा तो कोई खोलने नहीं आया, मगर तुषार ने देखा कि दरवाजा पूरे तरीके से बंद नहीं था। वो रूम में एंटर हो गया तो सामने का नजारा देख दंग रह गया।